दोस्तों, आज हम भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ये राज्य व्यवस्था का नया अध्याय है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आप जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां दी गई है और वर्तमान में संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियां अतिरिक्त जोड़कर वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, इसके बारे में बहुत सारे तथ्य हैं। एक तो देश का ज्योग्राफिकल आकार बड़ा होना, एक देश में विविधताओं का ज़्यादा होना, एक देश में एकल संविधान होना। इस तरीके के कारणों की हम आगे भी चर्चा करेंगे। अब आपको पता है भारत का संविधान अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय शासन जो संविधान है उसका मूल ढांचा लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम था, उससे भारतीय संविधान का मूल ढांचा लिया गया है। अब भारतीय संविधान का जो दार्शनिक भाग लिया गया है वो दार्शनिक भाग में दो पार्ट आते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो वो भारतीय राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं, और जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में लिए गए हैं जो भारतीय लोगों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं। इसके बाद में इसका जो राजनीतिक भाग है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है। अब राजनीतिक भाग ब्रिटिश गवर्नमेंट से जैसे संसदीय व्यवस्था हो गई, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है, ये जो राजनीतिक मॉडल है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है। क्योंकि 1947 से पहले भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश के अधीन था, तो हमने ब्रिटिश के जो राजनीतिक मॉडल को देखा था, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी तरह का मॉडल अपनाया था। इसके बाद में भारत का जो संविधान की अन्य विशेषता है, भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय संविधान है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, क्योंकि आर्टिकल 1 में भारत को यूनियन स्टेट बताया गया है। यूनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन रहेगा। अब हम अगर इसकी संघीय विशेषताओं को देखें तो हमें पता है दो सरकारें हैं, सेंटर लेवल पर और राज्य के स्तर पर। उनके अंदर आपस में शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में विषयों को बांटा गया है। लिखित संविधान है, संविधान सर्वोच्च है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीयता है। अगर हम लिखित संविधान के बात करें तो आपको पता है भारत का संविधान लिखित है। संविधान सर्वोच्च है क्योंकि आपको ये भी पता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन तीनों के मध्य शक्तियों को विभाजन किया गया है जो संतुलन पर आधारित है। लेकिन सर्वोच्च जो है वो संविधान है, कोई भी बॉडी सर्वोच्च नहीं है। इसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी एक संघीय की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा यदि बात करें तो द्विसदनीयता है। भारत के अंदर दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रकार ये जो मॉडल है वो संघीय विशेषता वाला है। लेकिन इसके साथ एकात्मकता इसकी विशेषता है। इसका अर्थ ये है कि भारत का जो संघीय मॉडल है वो अमेरिका के मॉडल की तरह नहीं है जहां राज्यों को बहुत ज़्यादा पावर है। भारत का जो संघीय मॉडल है वो कनाडा की तरह है, जिसके अंदर जो शक्तियों का जो झुकाव है वो केंद्र की तरफ ज़्यादा है। जैसे सशक्त केंद्र, जैसे वित्तीय अधिकार क्षेत्र हो गए, इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद में एकल संविधान, पूरे देश पर एक ही संविधान लागू होता है और सभी लोगों के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था भी करता है। संविधान का लचीलापन है, केवल केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो संविधान का संशोधन कर सकती है। इसके बाद में एकीकृत न्यायपालिका है और राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल आपको पता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन फिर भी उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होती है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होती है तो बार बार, जैसे आर्टिकल 356 का दुरुपयोग है, बार बार राष्ट्रपति शासन लगना है, इस तरीके की घटनाएं ये सिद्ध करती है कि केंद्र के पास ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए भारतीय संविधान संघीय संविधान होने के साथ साथ एकात्मकता का झुकाव लिए हुए हैं। इसके बाद में केंद्र सरकार
अखिल भारतीय सेवाओं की अगर बात करें तो ये भी केंद्र सरकार के अधीन आती है। हालांकि राज्य में अधिकारी काम करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। तो इस प्रकार भारतीय जो संविधान है वो संघीय के साथ एकात्मक है। इसलिए कुछ आलोचक भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान भी कहते हैं और भारतीय मॉडल को अर्धसंघीय मॉडल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे सरकार का संसदीय स्वरूप। अगर हम सरकार का संसदीय स्वरूप देखें तो आपको पता है कि संसदीय जो व्यवस्था भारत के अंदर अपनाई गई है, भारत में द्विसदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विधायिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करते हैं। कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है। इसके अलावा वास्तविक और नाम मात्र का कार्यपालक भी है। अगर हम नाम मात्र का कार्यपालक देखें, जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। तो ये भारत की संसदीय स्वरूप की विशेषता है। इसके बाद में बहुमत वाले दल की सत्ता है। जिस भी पार्टी का लोकसभा में बहुमत होता है, सरकार संसद में उसी की बनती है। तो ये है भारतीय संविधान की एक और विशेषता। इसके बाद में एक और विशेषता में देखें तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे भारतीय जो संविधान है वो ब्रिटिश की तरह भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है और अमेरिका की तरह न्यायालय सर्वोच्च नहीं है। भारत के अंदर इन दोनों का मिश्रण है और सर्वोच्च संविधान है। एक तरफ जो संसद का जो काम है वो कानून को बनाना है, कार्यपालिका का काम उनको लागू करना है, न्यायपालिका का काम न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है। लेकिन इन तीनों के मध्य आपस में शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसलिए सर्वोच्च संविधान है, ना कि कोई संस्था। अब आगे के अध्यायों में इनकी हम विस्तार से और भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर हम स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो आपको पता है कि जज की भारत में नियुक्ति करते हैं, जज ही उनकी रिकमेंडेशन भेजते हैं और बाद में राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसके लिए एक अलग से महाभियोग की प्रक्रिया है। इसके बाद में न्यायालय के जितने भी खर्च है, वेतन भत्ते हैं, वो सभी भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। न्यायाधीशों के कार्यकाल की कोई भी विधायिका के अंदर चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए भारत की न्यायपालिका काफ़ी स्वतंत्रता दी गई है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये हुआ कि हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। इसलिए भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, शीर्ष न्यायालय है, नागरिकों के मूल अधिकारों की गारंटी भी देता है। किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों की अगर हनन हो रहा है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसलिए हमारी न्यायपालिका हमारे संविधान की रक्षक भी है। इसके बाद में न्यायाधीशों को कार्यकाल की भी सुरक्षा दी गई है। इसके बाद में हमारा जो संविधान है उसकी एक प्रमुख विशेषता मौलिक अधिकार है। आप सभी को पता है जब संविधान बनाया गया था उस समय हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार देता है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनका हम विस्तृत अध्ययन आगे हमारी जो मूल अधिकार की सीरीज आएगी उसमें करेंगे। इसके बाद में भारत का संविधान, आप सभी को पता है कि मूल अधिकार हमें राजनीतिक अधिकार देते हैं, नीति निदेशक तत्व हमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार देते हैं। नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और संविधान का जो आर्टिकल 36 से 51 तक है उसकी ये स्थापना करते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए, ये गैर बाध्यकारी है, यानी यदि किसी भी नीति निर्देशक तत्व का अगर उल्लंघन हो जाता है तो किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। अर्थात ये जैसे जैसे राज्य आर्थिक रूप से पावरफुल होता जाएगा वैसे वैसे नीति निर्देशक तत्व लागू होते रहेंगे, लेकिन मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व गैर बाध्यकारी हैं। इसके बाद में भारत का जो मूल संविधान है वो हमें किसी भी तरीके का मौलिक कर्तव्य नहीं देता, लेकिन 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा इन्हें भाग 4 क और 51 क में जोड़ा गया था, ताकि हम लोगों को अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी समझ में आए। इसलिए हमारे संविधान में कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन वैसे तो कर्तव्य गैर बाध्यकारी हैं, लेकिन यदि संसद चाहे तो कानून बनाकर समय समय पर इनको बाध्यकारी लागू भी कर सकती है। इसके बाद में धर्मनिरपेक्षता। आप सभी जानते हो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। लेकिन भारत का जो ये धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो वेस्टर्न मॉडल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वेस्टर्न की तरह ऐसा भी नहीं है कि राज्य बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य को यदि ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए तो वहाँ राज्य हस्तक्षेप करेगा भी। जैसे अभी 3 तलाक को प्रतिबंध किया गया था, निकाह हलाला को प्रतिबंध किया गया था, या सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का आंदोलन था। तो इस तरीके से भारत का जो राज्य है वो यूरोप के राज्यों की तरह बिल्कुल धर्म से पृथक भी नहीं होता, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। आर्टिकल 25 से 28 तक हमें धर्म की पूर्ण आज़ादी दी गई है। 25 से 28 तक धर्म की जो पूर्ण स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या ना अपनाएं, ये हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा भी गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान हमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रणाली के द्वारा मत की स्वतंत्रता भी देता है। इसके अलावा भारतीय संविधान एकल नागरिकता देता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। देश में एकता बनी रहे इसलिए भारत में राज्यों की नागरिकता नहीं दी जाती, केवल आई एम इंडियन यही नागरिकता भारत में दी जाती है। इसके अलावा यदि हम आपातकाल प्रोविज़न देखें तो भारतीय संविधान है वो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल 3 आपातकाल को लागू करता है। लेकिन आपातकालीन एक अपवाद स्वरूप व्यवस्था दी गई है, ताकि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या इस तरीके का कोई भी खतरा हो तो उससे निपटने के लिए आपातकाल लगाए जाते हैं। इसमें पूरी की पूरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इसके बाद में भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और बाद में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज की भी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भी की गई है। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय, भारतीय संविधान की विशेषता। अब हम अलग अलग अध्यायों में इन सभी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।